नमस्कार, मैं हूं आपके सदस्य स्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हमारे मेहमान बहुत खास हैं, इसलिए भी खास है क्योंकि आप बहुत दिन से इनका इंतजार भी कर रहे थे। लोकसभा सांसद है ये एलजेपी से, जिनका नाम है और बहुत प्यार भी आप देते हैं राजेश वर्मा जी को। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आप खगड़िया से सांसद हैं जी। तो सबसे पहला जो सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, ये बताइए, आपकी उम्र बहुत कम है और इस कम उम्र में सांसद आप बन गए, कैसे? मुझे लगता है ईश्वर की असीम कृपा रही, माँ पिताजी के आशीर्वाद और हमारे नेता का हमेशा मुझे साथ, चिराग पासवान जी का। तो मुझे लगता है ये तमाम लोग जिन्होंने हमेशा अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद बनाए रखा, उसी की बदौलत मुझे लगता है कि कम उम्र में मुझे सांसद बनने का, चुनाव लड़ने का एक मौका मिला, गैर राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद। क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत थे, आप बिजनेस भी कर सकते थे और आप इससे पहले डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे बिजनेस लाइन में जाना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए थी, या इस टाइप से कुछ ख्याल आपकी नहीं, ध्यान में आया हो? व्यापार तो मैं कर ही रहा था पहले से ही, और हमारे परिवार में ही सारे लोग व्यापार में हैं, कोई राजनीति में है नहीं। मैं पहली पीढ़ी हूँ जो राजनीति में आई। और जब आप फर्स्ट जनरेशन कोई पॉलिटिक्स में आता है, ये बहुत आसान होता है लोगों के लिए बोलना कि भैया पैसा था इसलिए हो गया, ये तमाम तरह की चीजें हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब मेरी उम्र में किसी राजनीतिक परिवार का व्यक्ति अगर सांसद या बिहार सरकार में मंत्री या उप मुख्यमंत्री बनता है तो उनसे कोई ये प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि वो एक बड़े राजनीतिक परिवार से आता है। हम लोगों के लिए वार्ड का चुनाव सबसे छोटा चुनाव था, तो इसलिए मैंने अपनी शुरुआत वार्ड के चुनाव से एज ए वार्ड काउंसलर, सड़क नाली साफ सफाई, ये तमाम चीजों से अपनी शुरुआत की। डिप्टी मेयर भागलपुर की जनता ने असीम अपना प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, और हमेशा से बहुत प्यार भागलपुर की जनता ने दिया। तो मेरा जन्म जो है वो भागलपुर से हुआ, मेरी शिक्षा दीक्षा भोपाल से मैंने की। वार्ड का चुनाव से डिप्टी मेयर तक का सफर भागलपुर के लोगों ने चुनाव जिताया। विधानसभा चुनाव भी हम लोग लड़े। मैं अपने पार्टी से ही जिला अध्यक्ष भी रहा, प्रदेश में उपाध्यक्ष भी रहा। हमारे नेता ने मुझे लोकसभा खगड़िया से चुनाव भी लड़ाया। तो वार्ड से लेकर जो सबसे छोटा चुनाव राजनीति में होता है और सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा, ये दोनों ही लड़ने का सौभाग्य कम उम्र में मुझे मिला। इसमें ईश्वर की 100% कृपा है। नहीं, जैसे कि अब हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में। बचपन में आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी रही, कितनी रुचि रही आपकी पढ़ाई में, खेल कूद में? कुछ हैबिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। और इसके अलावा क्या बचपन में कभी जहन में था कि राजनीति ही करनी है आगे चल के? नहीं, कभी सोच भी नहीं सकते थे हम लोग, क्योंकि हम लोग भी 90 के दशक में पैदा हुए हैं, और उस वक्त 2005 तक जो राजनीति में माहौल था उसमें बाहुबली, अपराधी बाहुबली, या जो उस तरीके के मन मिजाज के लोग हैं वही राजनीति में एग्जिस्ट कर सकते थे। स्पेशली अगर मैं बिहार की राजनीति की बात करूं तो दूर दूर तक हम या मेरे परिवार से कोई व्यक्ति राजनीति में आने का सोच ही नहीं सकता। जहां व्यापार करने में ही कठिनाई होती थी उस वक्त, तो वहां राजनीति तो आप सोच ही नहीं सकते थे। तो मुझे लगता है कि ये तमाम रुचि कॉलेज के बाद या कॉलेज के दरमियान ये रुचि जगी, और विशेष रूप से जब कॉलेज पूरा अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा करके जब भागलपुर अपने प्रदेश, अपने शहर वापस लौटे, तो इस बात का एहसास ज्यादा हुआ, क्योंकि 4 साल हमने अपने आंख के सामने भोपाल को बहुत डेवलप होते हुए देखा 2010 से 2014। और यहाँ आने के बाद 4 साल में अपने प्रदेश को जितना विकसित होना चाहिए था उतना इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज विकसित होता होने देखा। हाँ, जरूर लॉ एंड ऑर्डर और बाकी तमाम चीजें बहुत बेहतर हुई। तो मुझे लगा कि अब क्रिटिसाइज करने के बजाय, कोसने के बजाय नेता को या जनप्रतिनिधि को क्यों ना खुद उसका हिस्सा बनने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी सोच के साथ हम लोग 2015 से अपने आप को सामाजिक रूप से सक्रिय की। उम्र कम थी और 17 में सबसे छोटा चुनाव वार्ड का चुनाव ही, क्योंकि हम जानते थे कि एकदम से कोई हम लोगों को एमएलए या एमपी की टिकट नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं से राजनीतिक पहचान चाहिए थी। तो वार्ड के चुनाव से अपने आप को इसी तरीके से शुरू किए, और 15 से आज 2026, 10-11 सालों में ईश्वर ने जो सोचा उससे बहुत ज्यादा दिया। एक बार विधायक बन जाएं ये सोच के चले थे, और ईश्वर ने सांसद बना दिया।
देखिए, हर इंसान के लाइफ में एक सेकंड ऑप्शन होता है। जैसे आपने बताया कि आपने इंजीनियरिंग करी है, इसके बारे में आप बता रहे हैं। तो अगर आप राजनेता नहीं होते, अभी आप राजनीतिक से नहीं जुड़े होते, तो फिर आप क्या होते? तो मैं व्यापारी होता, अपने पिताजी के साथ अपने ही पिताजी के व्यापार को और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में प्रयास करता। मैं व्यापार ही करता फिर, क्योंकि दो ही तरीके से आप समाज की सेवा कर सकते हैं। एक, जब आप राजनीतिक रूप से होते हैं तब आप करते हैं। दूसरा, आप आर्थिक रूप से इतने मजबूत हो सकते हैं कि आप समाज के कुछ वर्ग को कम से कम अपने अपने स्तर से सहयोग कर सके। तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास वही होता। वही था। आप भागलपुर से मेयर भी रह चुके हैं, डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, अभी आप खगड़िया से सांसद भी रहे हैं। दोनों जगह की अलग अलग चुनौतियां रही होंगी, उसके बारे में जरा बताइए। भागलपुर में मुझे लगता है कि शहरीकरण ज्यादा है। रूरल एरिया जो है खगड़िया में, ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है। और खगड़िया और भागलपुर में अंतर ये है कि भागलपुर शहरी क्षेत्र ज्यादा होने के कारण यहाँ पर लोगों से व्यक्तिगत जुड़ाव जो है उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि लोगों की अपनी व्यस्तता है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। और जिस जगह से मैं खगड़िया से आता हूँ, 80% आबादी जो है वो किसान है। तो किसान अपनी खेती, अपने घर के पास ही अपनी खेती और अपना जीवन बसर करता है। तो यहाँ व्यक्तिगत लोगों से एक जुड़ाव होता है, और जितना प्यार भागलपुर ने दिया उससे बहुत ज्यादा प्यार मुझे खगड़िया की जनता दे रही है। तो मुझे ये दोनों अनुभव हो गया कि शहर में राजनीति करने का भी और गांव की राजनीति करने का भी। तो मेरा आज के दिन में यदि मुझसे पूछेंगे तो मैं खगड़िया को अपना, मेरा जन्म स्थल भागलपुर है, लेकिन मेरा कर्म स्थल ये ईश्वर ने तय किया, माँ कात्यायनी ने तय किया, माँ कात्यायनी की धरती है खगड़िया, कि मुझे वहां का सांसद बनाया और वहां के लोगों की सेवा करने का अवसर दिया। आपको 2 साल हो गए सांसद बने हुए। जब आप वहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ की कौन सी ऐसी चीज थी जिससे आपको संतुष्टि मिल गई कि चलो अब ये मैंने कर लिया है, अब मुझे जो चाहिए था कि हाँ मुझे यहाँ पे ये चीजें करनी थी और मैं कर लिया हूँ और मैं संतुष्ट हूँ? कौन सी बातें हैं वो? देखिए, पहले तो क्या है कि जब चुनाव हम लोग लड़ने के लिए गए तो उस दरमियान लोगों की सबसे बड़ी मांग, आप उम्मीद क्या करते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि मेरे लिए ये करे, ऐसा करे। मेरी भी ये सोच थी कि जब मैं चुनाव कैंपेन कर रहा था तो लोगों की सबसे ज्यादा मांग यही थी कि मेरा सांसद हमारे बीच नजर आता रहे। तो हम बोले, बड़ा विचित्र हमारे साथ सामने मांग रखा जा रहा है। लोग अपनी डिमांड नहीं रख रहे हैं, बस ये मांग रख रहे हैं कि सांसद नजर आता रहे। तो हमारा पहला प्रयास यही रहा कि मैं लोगों के बीच पूरी तरीके से मौजूद रहूं। उनके हालात को देख के समझ में आ गया कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को बेहतर खगड़िया करने के लिए बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सड़क मार्ग को बहुत मजबूत करना होगा, आवागमन सुलभ करना होगा। लोग आज भी स्वास्थ्य के लिए या तो पटना या भागलपुर या बगल में बेगूसराय जाते हैं। खगड़िया में बेहतर अस्पताल की वैसी व्यवस्था नहीं है। तो मेरे जहन में ये जरूर था कि एक मेडिकल कॉलेज हम लोग वहां पर जरूर करेंगे। युवा साथी हमारी एक बड़ी आबादी है, जो कि चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करे, दरोगा बहाली, पुलिस बहाली, बीपीएससी, यूपीएससी तक के बच्चे वहां पर तैयारी करते हैं। तो उनके लिए बढ़िया एक ग्राउंड हो जहां दौड़ की वो प्रैक्टिस कर सके। तमाम जो जिस भी स्पोर्ट्स में उनकी रुचि है उसमें वो अपना बेहतर कर सके, एक बेहतर ग्राउंड हो बच्चों के लिए। मेरी इच्छा ये जरूर है, मक्का का उत्पाद पूरे देश में यदि सबसे ज्यादा कहीं तो मेरी खगड़िया लोकसभा में है। तो मक्के से आधारित उद्योग हम लोग लगा सके, हम लोग लोगों के बीच उनकी मूलभूत समस्याओं को समझकर उसका समाधान सुनिश्चित करा सके। इसी सोच के साथ हम लोगों ने प्रयास शुरू किया। और मैं आपको बताता हूं कि एक साल में, पहला जो एक साल बीता, उस एक साल में लगभग 2000 करोड़ की योजना हम लोगों ने अपनी लोकसभा में स्वीकृत कराई। और इसको कहते हुए मुझे लगता है कि मैं अपने आप को पूरा श्रेय नहीं दूंगा, मैं जनता को श्रेय दूंगा कि लगातार जनता के बीच रहने से मैं उनकी समस्याओं को जान पाया और सबसे ज्यादा लोकसभा में अपने लोकसभा की बात को लोकसभा के सदन पे रख पाया। और उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग को मेडिकल कॉलेज मिला, हम लोग को बहुत सारे सड़कों की हम लोग को स्वीकृति मिली। हम लोगों को पहले साल में अपने फंड और
सरकारी फंड के अलावा CSR हम लोगों ने लगभग 5 करोड़ से ज्यादा का हम लोगों ने CSR फंड से हम लोगों ने काम कराया। हम लोगों ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सारी स्वीकृति कराई। रेलवे से हम लोगों ने 7-7 रेलवे ओवर ब्रिजेस स्वीकृत कराए। 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का ठहराव हम लोगों ने सुनिश्चित कराया। हमारे यहाँ पर अलौली और बिथान, जहां पर ट्रेन का आवागमन ही नहीं था, मतलब लोगों ने कभी अलौली स्टेशन से ट्रेन पकड़ी ही नहीं, वो ट्रेन वहां स्टेशन और ट्रेन को हम लोगों ने वहां से आवागमन शुरू कराया। मेरा प्रयास है कुशेश्वर स्थान तक जो रेल पटरी है, जो लंबे दशकों से वो लंबित है, उसको हम लोग स्वीकृत कराएं। मक्के को लेकर मेरी लगातार, क्योंकि जो जमीन अधिग्रहण करना था वो अब अधिग्रहण का काम हो चुका है, वो हम लोगों ने कराया। खगड़िया से पूर्णिया तक सिंगल लेन होने के कारण वहां पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं और प्रत्येक माह 2, 4, 5, 10 लोगों की एक्सीडेंट में, दुर्घटना में दुखद मृत्यु होती है। तो ये 4 लेन को बार बार मैंने सदन में रखा, माननीय मंत्री जी के समक्ष रखा। 4000 करोड़ से खगड़िया पूर्णिया 4 लेन को स्वीकृति हम लोगों ने सबके प्रयास से ये हुआ। और इसका पूरा श्रेय मैं अपने ऊपर नहीं, इसमें हमारे नेता चिराग पासवान जी ने अहम भूमिका निभाई। हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी भी है, उनका खगड़िया से एक लगाव रहा है, उन्होंने उसमें बहुत सहयोग किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग रहा ही। और बार बार जब आप अपने क्षेत्र की समस्या को लोकसभा के पटल पर रखते हैं मजबूती से, तो 100% उसका कोई ना कोई परिणाम नजर आता है और वो लोगों के बीच है। और मैं प्रत्येक वर्ष, मैंने 1 साल में क्या किया है इसका लेखा जोखा मैं जनता के बीच रखता हूँ। पिछले बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे 1 पेज को मैंने प्रिंट करा के मैंने क्या क्या 1 साल में किया है वो लोगों के बीच मैंने हिसाब रखा। दूसरे साल भी 24 जून को मैं अपने 2 साल के किए गए कार्यकाल को लोगों के बीच रखूंगा। स्वीकृति हम लोगों ने बहुत करा ली है। अब हमारा ये प्रयास है कि अगले 3 साल जो जो रोड, पुल, पुलिया, सड़क, अस्पताल हम लोगों ने स्वीकृत कराया, इसको हम लोग धरातल पर उतार कर इसका काम शुरू कराएं। आप 1,60,000 वोट से जीते थे जी। इस जीत का श्रेय आप किसको देंगे? खगड़िया की जनता को 100%। पहली बार कोई व्यक्ति, एक युवा जिसके परिवार से कोई राजनीतिक सरोकार नहीं, जिसके परिवार का कोई राजनीति में नहीं, वो आपके बीच आपको ये उम्मीद जगा कर जाता है, ये आपसे वादा करता है कि मैं आपकी चीजों को, आपके विषय को, आपके मुद्दे को मजबूती से सड़क से लेकर सदन तक रखूंगा, मुझे एक मौका दीजिए। और मैं अपने किए गए काम, पिछले किए गए काम के दम पर यह बात बोलता था, क्योंकि बतौर भागलपुर में डिप्टी मेयर रहते हुए मैं लोगों के बीच हमेशा मौजूद रहा। और मैं जब बार बार लोगों को ये विश्वास दिलाया तो पूरे चुनाव के दरमियान कई लोगों को विश्वास हुआ भी, कई लोगों को विश्वास नहीं भी हो पाया। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, बावजूद उन्होंने मुझ पर यकीन किया और मैं उसी यकीन को, क्योंकि मेरे बाद भी कोई युवा जो गैर राजनीतिक परिवार से जब उनके बीच वोट मांगने जाएगा तो उस युवा को भी कोई जनता मौका दे, तभी हो सकता है जब मैं उनके विश्वास पर खड़ा उतरूं, तभी वो दूसरे भी किसी युवा के ऊपर विश्वास करेंगे। तो मेरा इसी सोच के साथ मैं अपना 100% अपने जनता, खगड़िया की जनता के लिए आवाज उठाता हूं, उसको पूरा करने का प्रयास करता हूं, उनके बीच लगातार बना रहता हूं, ताकि ये शिकायतें दूर हों और लोगों का जनप्रतिनिधि के प्रति जो विश्वास धीरे धीरे कमजोर होता हुआ जा रहा है, वो विश्वास मजबूत हो। जो हम लोग बोले वो हम लोग करके दिखाएं, तो इससे जनता का जनप्रतिनिधि पर विश्वास बढ़ता है। बस वही प्रयास है। आप जो बात कर रहे हैं उस पर हम एक और बात ऐड ऑन करते हैं। बिहार को बड़ा पिछड़ा हुआ माना जाता है। पिछली बार क्या हुआ, पिछली चीजें क्या हुई, और आप एक युवा हैं, साथ में पढ़े लिखे हैं, आप बिहार को बहुत करीब से देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बिहार में अब क्या कुछ और बदलने की बहुत जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सड़कों का जाल बिछाया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर किया, इसमें भी कोई दो मत नहीं। उन्होंने अपने स्तर से जो प्रयास वो कर सकते थे, एक बिहार जो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से बिहार को लोग देखते थे, उनको बिहार और बिहारियों के प्रति देश भर में जो भावना थी वो बहुत बेहतर नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको परिवर्तन करने में अपना मूलचूल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने
अपना मूलचूल उसमें योगदान दिया है। मेरा अपना ये मानना है, आज बिहार हर मामले में विकसित भी है और योग्य भी है, और हमारे पास मुझे लगता है कि इतने डेडिकेटेड और कम सोर्स के साथ अपना 100% रिटर्न देने वाले जो युवा हैं, वो हमारे पास बिहार में। अब समय है बिहार में इंडस्ट्रीज लाने का, उद्योग लगाने का, स्टार्टअप को प्रमोट करने का। बहुत सारे ऐसे मैं अपने बिहार के बच्चों से मिलता हूं जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं। मैं कुछ लोगों को सपोर्ट भी करता हूं हर तरीके से। तो मैं चाहता हूं कि स्टार्टअप को लेकर सरकार का जरूर उस पर ध्यान जाना चाहिए, इंडस्ट्रीज को लेकर जाना चाहिए। यहाँ से अब पलायन जो है बिहार से पूरी तरीके से रुकना चाहिए। बिहार में बहुत स्कोप है, बिहार में बहुत संभावनाएं हैं। बिहार में आज पूरा कतरनी चूड़ा पूरे विश्व में बिहार से जाता है, आम बिहार से जाता है, लीची बिहार से जाता है, सिल्क बिहार से जाता है, सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर जाना जाता है। आज कॉर्न, मक्का बिहार से जाता है। तो हमारे पास अनगिनत चीजें हैं जिसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसको लेकर हम लोग इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। कई ऐसे बड़े उद्योगपति हैं जो अब बिहार की तरफ निगाह बना रहे हैं। तो उसके पीछे का कारण धीरे धीरे हालात जब बदल रहे हैं, किसी भी इन्वेस्टर को सबसे पहली चीज जो चाहिए वो लॉ एंड ऑर्डर। जो बिहार को लेकर एक परसेप्शन था कि क्राइम, क्रिमिनल, हम लोग को वहां लगाने के बाद, इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या मेरा वो पैसा सिक्योर वहां पर होगा, क्या हम वहां पर ठीक से व्यापार कर पाएंगे। तो जब आप वो कंफर्ट देते हैं, जब आप उस चीज का एश्योरेंस देते हैं, तो बड़े बड़े लोग इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। और यही कारण है कि इस बदलते हुए बिहार में आज अडानी से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति बिहार की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। और आने वाले समय में बिहार इंडस्ट्री के मामले में भी बहुत विकसित होगा और यहाँ रोजगार भी उत्पन्न होगा। तो क्या चूक की है पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने, कि बिहार पिछड़ा रह गया? क्या वो चूक रही? नहीं, उन्होंने चूक नहीं की, उन्होंने अपने स्तर से बहुत प्रयास किया। हर व्यक्ति जो एक मतलब लगभग 2 दशक से ज्यादा उन्होंने बिहार को लेकर, मैं वही कहता हूं कि बिहार बहुत नीचे था। आज जब बिहार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। उन्होंने किसी भी व्यापार को करने के लिए, जो हमारे पास समुद्री तो कोई समुद्र तो है नहीं बिहार में कि हम पोर्ट बनाएंगे, कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का या व्यापार के लिए हमारे पास कोई ऐसा पोर्ट हो या समुद्री कोई रास्ता हो। तो उन्होंने सड़क के जाल को बिछाया। तो जो बेसिक इंडस्ट्रीज को आने के लिए जो सुविधाएं चाहिए थी, वो बिजली की हो, वो सड़क की हो, वो लॉ एंड ऑर्डर की हो, वो उन्होंने हमको करके दे दिया है। अब जो नए मुख्यमंत्री जी आए हैं, ये उनके ऊपर एक बड़ी जवाबदेही उन्होंने दी है कि अब जो बेसिक उन्होंने कर दिया, इमारत की नींव मजबूत कर दी। अब उसके ऊपर आप 10 मंजिला इमारत बनाइए, 20 मंजिला बनाइए, वो आपके ऊपर है। तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने रोड मैप दे दिया। अब नए मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार के तरफ से भी हम लोग को अब एक अच्छा सहयोग, आर्थिक सहयोग भी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब ये आने वाला 5 साल बिहार किसी विकसित प्रदेश के बराबरी में आकर खड़ा होने में बिल्कुल भी पीछे नहीं होगा। और उसमें सब लोग अपना योगदान दे रहे हैं। हमारा तो योगदान बहुत कम और अपने लोकसभा तक सीमित है, लेकिन जब पूरे बिहार की बात करते हैं तो सम्राट चौधरी जी जैसे मुख्यमंत्री, हम लोगों को ये सौभाग्य है। मैं सौभाग्य इसलिए बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति बिहार में, जिनके परिवार के लोग रहे, जिनको बिहार की पूरी जानकारी है, वहां विधायक रहे, कई विभाग में मंत्री रहे, और अब उनको प्रदेश के बतौर मुख्यमंत्री होने के बाद उनको हर एक बिहार के जिलों की जानकारी है, वहां पर क्या कमी बेसी है उसकी जानकारी है। केंद्र सरकार से उनका समन्वय बहुत अच्छा है। तो इंडस्ट्रीज भी अब आएंगी और बेहतर रोजगार के भी अवसर अब उत्पन्न होंगे। अब कुछ पर्सनल क्वेश्चन करती हूँ आपसे। जब आप चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम कोई ऐसा समय आया जब लगा कि नहीं कर पाऊंगा, या मेरे पीछे कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा पॉलिटिकल, तो मुश्किल हो रहा हो, कुछ ऐसा कुछ समय आया? मैं जब अकेले विधानसभा चुनाव लड़ रहा था, जब हम लोग अलायंस में नहीं लड़ रहे थे, और जब आप अलायंस में नहीं लड़ते हैं तो आप 90% मान के चलते हैं कि आप चुनाव जीतेंगे नहीं। मैं उस वक्त भी उसी तरीके से चुनाव लड़ा हूं कि मैं चुनाव जीत रहा हूं। अगर 1% भी हमको संदेह हो जाएगा कि हम चुनाव हार रहे हैं, तब तो हम चुनाव हार ही रहे हैं।
चुनाव अंतिम दिन तक वैसे ही लड़ते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, ये सोच के ही लड़ा जाता है। आप मैनिफेस्ट अगर नहीं करेंगे कि आप चुनाव जीत रहे हैं तो कोई दूसरे को आप कैसे कॉन्फिडेंस में ला सकते हैं। तो भागलपुर में जब विधानसभा चुनाव भी हम लड़े तो उसी दम से लड़े। जब लोकसभा चुनाव लड़े तो इस विश्वास के साथ लड़े कि लोग विश्वास करेंगे और मौका देंगे, और अपनी बात को मजबूती से, प्रखरता से हम लोगों ने रखने का काम किया। तो मुझे लगता है कि आपका विश्वास, आत्मविश्वास अगर मजबूत नहीं होगा, तो यदि कम उम्र में आप मुझे यहाँ देख रहे हैं तो उसके पीछे का कारण एक यही कि मेरा आत्मविश्वास ईश्वर की कृपा से ठीक है, और उसी आत्मविश्वास के बदौलत आज हम यहाँ पर हैं। अब बताइए, चिराग पासवान जी से आपके संबंध कैसे, आपके रिलेशन कैसे हैं? नहीं, बहुत बड़े भाई और छोटे भाई वाला संबंध है, और वो हमेशा एक बड़े भाई की भूमिका में। मैं आपको बता रहा हूं कि 2019 में मैं 2017 से ही 18 से ही, मैं 17 में डिप्टी मेयर बना और 18 से उनके संपर्क में था, लेकिन पार्टी मैंने 19 में ज्वाइन की। और तब से आज तक मैं जब लोकसभा चुनाव भी लड़ा तो प्रत्येक दिन बड़े भाई जैसे छोटे भाई को फोन करके क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, समझाते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं। तो आज भी लोकसभा में भी जब मैं किसी प्रश्न को उठाता हूं, किसी मुद्दे को उठाता हूं, उसमें यदि कुछ 19-20 होता है या उनको लगता है कि इसमें और बेहतर तरीके से हम लोग इस तरीके से बात को रख सकते हैं या उनसे जाके मिल सकते हैं, तो वो आज भी मुझे उसी तरीके से मार्गदर्शन करते हैं। बड़े भाई की तरह मुझे लोकसभा में कैसे काम करना चाहिए वो बताते हैं। यदि किसी की कोई नाराजगी हो जाती है, यदि कोई, स्वाभाविक सी बात है, लोकसभा है, पक्ष और विपक्ष दोनों लोग रहते हैं, कोई विपक्ष का जनप्रतिनिधि भी यदि नाराज हो जाए तो उस वक्त भी वो समझाते हैं कि इसको इस तरीके से टैकल करना चाहिए। तो मैं हमेशा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि एक राष्ट्र अध्यक्ष की भूमिका में नहीं, बल्कि एक बड़े भाई की भूमिका में हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता है, और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। बिहार में युवाओं की संख्या बड़ी है। जो युवा है वो चाहते हैं कि जो नेक्स्ट सीएम बने वो चिराग पासवान जी बने, और मेरे ख्याल से आप भी यही चाहते होंगे। बिल्कुल। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए, वही बात है कि जब आप मैनिफेस्ट बड़ा करेंगे, अब हम सोच ही लेंगे कि भैया हमको यहीं तक पहुंचना है, तो मुझे लगता है कि बड़े मंजिल को हम नहीं पा सकते हैं। और जब आप मुख्यमंत्री के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ सोचते नहीं हैं, उसके सोचने के पीछे, या उनको हम मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो जो योग्यताएं चाहिए, वो तमाम योग्यता आज हमारे नेता चिराग पासवान जी के अंदर हैं। और मैं ये क्यों बोलता हूं कि राजनीतिक परिवार से आने के बाद भी हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी, जो लंबे समय तक कई सारे प्रधानमंत्री जी के साथ वो कैबिनेट में मंत्री रहे, इतने लंबे समय के कार्यकाल के बावजूद एक निया पैसा का भ्रष्टाचार का आरोप कभी उन पर नहीं लगा। हमारे नेता चाहे विपक्ष के ऊपर भी टीका टिप्पणी करते हैं तो कभी भी आप देखेंगे भाषाई मर्यादा कभी नहीं लांघते। एजुकेटेड हैं, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, भाषा की मर्यादा समझते हैं, बिहार को रग रग से समझते हैं। इसलिए उन्होंने बिहार को लेकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक विजन उनका था, जिसमें हर एक वर्ग को, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, हर एक वर्ग के बारे में सोचते उन्होंने एक एजेंडा बनाया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसमें सबको समाहित किया। जात की राजनीति नहीं करते हैं, धर्म मजहब पर राजनीति नहीं करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो अगर एक व्यक्ति जिसमें तमाम योग्यता है, जिनको सड़क पर हम लोगों ने देखा 2021 में 20 के बाद ही, और वो व्यक्ति अपने दम पर, आशीर्वाद यात्रा, पिताजी का साया उठने के बाद, वो व्यक्ति अपने दम पर, लोगों के आशीर्वाद पर अपने आप को वापस खड़ा करके, उस वक्त हमारे एक विधायक नहीं थे, एकमात्र सांसद चिराग पासवान जी थे। आज 5 हमारे सांसद हैं पार्टी के, हमारे नेता केंद्र मंत्री हैं, बिहार में हमारे 19 विधायक हैं, बिहार में हमारे 2 कैबिनेट मंत्री हैं, झारखंड में आज हमारे 1 विधायक हैं, नागालैंड में आज हमारे 2 विधायक हैं। तो ये जो मजबूती हमारे नेता को मिली, तो इसका अर्थ यह स्पष्ट है कि हमारे नेता में लीडरशिप क्वालिटी है, तभी एक टूटा हुआ इंसान वापस से उठता है और इतने बड़े पार्टी को मजबूत करके खड़ा करता है। तो जो युवाओं की बात कर रहा हो, धर्म मजहब से परे सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहा हो, पढ़ा लिखा हो,
भ्रष्टाचार का किसी, जब इतने लंबे तब समय तक राजनीति करने के बाद भी आरोप नहीं हो, तो उस व्यक्ति के अंदर तमाम वो गुण है जो एक मुख्यमंत्री के अंदर हम लोग देखते हैं। तो इसीलिए मैं ये सोचता हूं कि आज जरूर हम लोग 19 विधायक में हैं, 29 हम लोग लड़े तो 19 विधायक में हैं। आने वाले समय में जब और बड़ा मौका हम लोग को मिलेगा, हमारे नेता के अंदर बहुत पेशेंस है, हड़बड़ी में नहीं है। वो धीरे धीरे अपने आप को पूरे बिहार के लोगों के बीच अपनी एक मजबूत पहचान बनाए हैं। और आज भी प्रधानमंत्री जी की सभा के बाद आप देखिए, हम लोगों ने नव संकल्प किया, और कोई नव संकल्प ऐसा नहीं था जहां पर 25,000 से 50,000 की भीड़ से कम कोई हो। और वो तमाम लोगों का उत्साह बताता है कि लोग व्यक्तिगत रूप से हमारे नेता को कितना पसंद करते हैं। उसमें सभी जात धर्म मजहब के लोग रहते हैं। तो इसीलिए मेरी भी इच्छा है कि मेरे नेता मुख्यमंत्री बने। समय लगेगा, हम लोग इंतजार करेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन मंजिल तक पहुंचेंगे। एमपी बनने के बाद बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, समय का अभाव हो जाता है, रोज की रूटीन में कहीं ना कहीं बदलाव हो जाता है, कुछ चीजें मिस हो जाती होंगी। क्या है वो चीजें, कैसे मैनेज करते हैं? वो चीजें परिवार को समय देने वाली बातें हैं कि वो थोड़ा सा कम हो पाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब ईश्वर स्वयं इस बात को तय करते हैं कि आपको बड़ी चीजों के लिए बनना है या बड़े काम को करना है या एक बड़े क्षेत्र को देखना है, तो मैं अपना परिवार उसी क्षेत्र में ढूंढता हूँ, और उस परिवार को, उस क्षेत्र के लोगों को ही अपना परिवार समझता हूँ, क्योंकि उनके तरफ से भी वैसा ही प्यार हमको हमेशा मिलते रहता है। तो मुझे लगता है कि वैसी कोई चीजें नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपकी एक जो रूटीन है, जो डेली आपको लगता है कि आप 1-2 घंटा अपने शरीर के लिए देंगे, आप कसरत करेंगे या आप अपने रूटीन को फॉलो करेंगे, तो वो थोड़ी चीजें हैं जो आपकी छूट जाती हैं। क्योंकि कभी आपको सुबह 6 बजे भी जाना पड़ता है, कभी आपको लेट नाइट 2 बजे भी आना पड़ता है जब आप अपनी लोकसभा में होते हैं। तो वो एक विषय जरूर आता है, लेकिन वो इतना बड़ा विषय नहीं है कि मेरे इस जो जवाबदेही है उससे बड़ा वो नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत उसका आभास नहीं होता है। आप पार्टी भी करते होंगे, आपके पार्टी में कैसे दोस्त आते हैं? राजनीति वाले दोस्त आते हैं या फिर कॉलेज स्कूल वाले भी आते हैं? नहीं, कैसे? हमारे पार्टी में मैक्सिमम हमारे परिवार के, हमारे भाई, हमारे बहुत स्कूल के जो मित्र रहे हैं वो हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक लोगों के साथ मेरा बहुत कोई पार्टी वाला कोई ऐसा नहीं है। मैं उससे परहेज भी करता हूँ। और वैसे भी जहां पर आप अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं, और जो लोग आपके अच्छे और बुरे हर दिन को जानते हैं, मुझे लगता है कि उनके बीच जब आप अपना समय बिताते हैं तो ज्यादा बेहतर आप अपने आप को जान पाते हैं और ज्यादा बेहतर आप अपने आप को कर पाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार और पुराने मित्रों के साथ ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। चलिए अब थोड़ा सा ना सीरियस क्वेश्चन कर लेती हूँ आपसे। युवा नेताओं में से उनके विजन को लेकर जरूर बात करती हूँ। खगड़िया के लिए और बिहार के लिए सांसद जी के लिए क्या विजन है? खगड़िया के लिए मेरा विजन यही है कि मैं आपको पहले ही बताया कि वहां आने वाले समय में बड़े उद्योग लगेंगे, और बड़े उद्योग लगने से रोजगार भी उत्पन्न होंगे। खेल को लेकर, युवाओं के लेकर स्टेडियम, स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये मेरे विजन में है। मेडिकल कॉलेज और सड़क ऑलरेडी वहां पर हो चुका है। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ जो है, जिससे कई परिवार चपेट में आते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं हर वर्ष जो है वो थोड़ी सी कमजोर होती है, उसको लेकर एक अस्थायी समाधान कैसे किया जा सकता है, वो मेरे प्राथमिकताओं में एक है। और उसके बाद हर प्रखंड और पंचायत स्तर पर बेहतर विद्यालय और एक विश्वविद्यालय बेहतर कैसे हमारे लोकसभा में हो, ये मेरी प्राथमिकता है, मेरे खगड़िया लोकसभा को लेकर है। यदि बिहार की आप बात करें तो मैं बिहार के लिए भी यही कहना चाहूंगा कि अब समय है बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने का। बड़े शहरों के तर्ज पर हम भी हाई राइज बिल्डिंग हम लोग बनाए। हम लोग भी अब ये धीरे धीरे बिहार बदल रहा है, मेट्रो पटना में आ रहा है। हम लोग भी अब बिहार में एक ऐसा कल्चर डेवलप करें कि जो यंग लोग हैं, जो जिसको हम लोग जेनजी कहते हैं, यंग जनरेशन, उनके लिए भी बेहतर होटल, बेहतर रेस्टोरेंट, बेहतर नाइट लाइफ एक बिहार में हो। नाइट लाइफ इन द सेंस कि जहां वो अपने परिवार के साथ
जाकर समय व्यतीत कर सके। हमारे पास समुद्र नहीं है तो गंगा का किनारा है। आज जो मरीन ड्राइव हम लोग पटना में देख रहे हैं वो एक खूबसूरत, वहाँ छोटे से छोटे बड़े से बड़े लोग जो हैं वहाँ जाते हैं और अपना एक समय बिताते हैं। तो बिहार को अब हम लोग बड़े शहरों के तर्ज पर इंडस्ट्री से लेकर और लाइफस्टाइल तक के चीजों को कैसे हम लोग बेहतर से बेहतर करके दें, ये मेरी सोच बिहार को लेकर है। आने वाले समय में मेरा ये पूरा विश्वास है कि कई चीजें ऐसी है जिसमें व्यक्तिगत लोगों का उसमें जुड़ाव है, कई चीजें ऐसी है जो माहौल बनाने की चीजें वो सरकार की है, कि सरकार एक ऐसा कंफर्ट जोन दे और इन्वेस्टमेंट करके उसको वैसा विकसित करना जो वो इन्वेस्टर्स की है। तो वैसा जैसे ही सरकार ऐसे माहौल को विकसित करेगी तो 100% इन्वेस्टर्स भी आएंगे और माहौल बदलेगा। बड़े शहरों की तर्ज पर हम लोग बिहार को भी देख पाएंगे। राजनीति में बड़ी नेगेटिविटी आ गई है। राजनेता का जो व्यवहार होता है एक दूसरे के लिए ऐसा होता है जैसे मानो कि हमने उनकी जमीन जो है हड़प ली है। इस तरीके का व्यवहार देखने को मिलता है, क्या कहिएगा आप? नहीं, बिल्कुल। अब धीरे धीरे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी तो जरूर हो रही है और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से हमको लगता है कि सबको बचना चाहिए। और अब जो यंग जनरेशन वो उससे बिल्कुल परहेज करती है। मेरे ही लोकसभा में एक जनप्रतिनिधि से मेरा व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक मतभेद कभी हुआ था। तो उस वक्त भी मैं इस बात को महसूस किया कि लोग परिवार पे चल जाते हैं, हल्की बात टीका टिप्पणी करते हैं, उससे परहेज करने की जरूरत है। क्योंकि राजनीतिक स्तर यदि हम और आप गिराएंगे तो फिर अगली पीढ़ी आने में संकोच करेगी। तो मेरा ये कहना, हम और आप सब कोई दूध का धुलावा नहीं है। कोई भी नेता हो वो कोई दूध का धुलावा नहीं है। सबकी अपनी खामियां, अपनी कमजोरियां, अपने अपने व्यवहार और स्वभाव है। प्रयास ये करना चाहिए जब हम राजनीतिक में हैं तो राजनीतिक मुद्दों पर विचार हो, मतभेद हो, संघर्ष हो, लेकिन व्यक्तिगत कभी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए और परिवार को तो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है। और ये यंग जनरेशन जो अब पॉलिटिक्स में, ये मेरे नेता से भी मैंने सीखा है, कभी वो किसी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करते हैं और वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि सामने वाला कितना भी व्यक्तिगत जाए हमको व्यक्तिगत नहीं जाना है, क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं है। तो जो लोगों को पसंद नहीं है उस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अब राजनीतिक धीरे धीरे जब राजनीतिक में अच्छे शिक्षित पढ़े लिखे लोग आएंगे तो भाषाई मर्यादा भी धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगे। बिहार में नई सरकार बनी है, बीजेपी का सीएम भी बने हैं। बिहार के लोगों को इस सरकार से कितनी उम्मीद करनी चाहिए? नहीं, अब तो उम्मीदें स्वाभाविक सी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद मैं फिर से आपको कहता हूं कि एक बड़ा तजुर्बा सम्राट चौधरी जी के पास है और कार्य को करने की एक जीवटता भी है। मतलब डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं, पेंडिंग नहीं छोड़ते हैं। जब वो किसी विभाग के मंत्री भी थे तब भी उन्होंने जो भी उनके पास कोई काम को लेकर गया, अगर होना है तो तुरंत होना है, नहीं होना तो नहीं होना है। तो उनके अंदर वो है कि वो केंद्र से पैसा लाना हो, विभाग में पैसे का अभाव नहीं रहेगा, कोई पैसे के अभाव में विकास रुके बिहार का, ये संभव नहीं है। ये क्वालिटी सम्राट चौधरी जी के अंदर है और इसी कारण से लोगों की उम्मीदें भी सम्राट चौधरी भैया से बहुत ज्यादा, और विशेष रूप से हम लोग सब जितने भी यंग लोग जीत कर आए हैं, हमेशा वो एकदम वो भी बड़े भाई की तरह सम्मान देते हैं और तुरंत किसी भी विषय पर पहल करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार और केंद्र का जो समन्वय है वो इतना खूबसूरत है कि अब आने वाले समय में हम लोग सब इस बात को सोच सकते हैं कि 5 साल बेमिसाल होगा बिहार के लिए। चलिए राजेश जी, एक बात बताइए, कांग्रेस या विपक्षी है वो कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो खतरे में है, आप क्या कहते हैं? अब नहीं, जो कांग्रेस, अब ये घिसी पिटी बातों में लोगों को कोई बहुत इंटरेस्ट रहा नहीं। ये कांग्रेस बोलकर खुद ब खुद अपने आप को हर स्टेट से धीरे धीरे बाहर करते जा रही है। आप कब तक ये बात बोलेंगे कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में? अरे किस लिए संविधान खतरे में है? लोकसभा चुनाव के वक्त तो इन लोगों ने भी कहा था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। आज 2 साल पूर्ण हो गए, कौन सा आरक्षण खत्म हो गया? संविधान खतरे में होने की बात आप करते हैं और जब SIR लागू होता है तो सबसे ज्यादा आप ही जो है उसका विरोध करते हैं। जब आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा उस पर कहा जाता है कि आप जो है 5-6 लोगों का एक डेलीगेशन लेकर आइए और क्या आपका उसमें सुझाव हो आप दीजिए, तो पूरा का पूरा विपक्ष सड़क पर उतर कर हो हंगामा करता अपनी बात को रखने के बजाय।
राहुल गांधी जी एसआईआर को लेकर एक वीडियो, एक ट्वीट जारी कर देते हैं, और जब इलेक्शन कमीशन कहता है इसको एफिडेविट के साथ आके आप सबमिट किए, तो सबमिट नहीं करते हैं। तो आप सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पूरे बिहार घूमे एसआईआर के मुद्दे पे राहुल गांधी जी स्वयं, विपक्ष के तेजस्वी यादव जी के साथ, क्या हुआ? सुपड़ा साफ। आप बंगाल में गए, क्या हुआ? सुपड़ा साफ। अब आप सोचिए ना, आप महाराष्ट्र में गए, क्या हुआ? सुपड़ा साफ। तो सिर्फ इस बात को बोलकर कि संविधान खतरे में, लोग आपको वोट दे दे। लोग को पता है कि संविधान कब खतरे में था और अब संविधान और देश किस स्थिति पे है। तो प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व ने विश्व स्तर पर भारत को एक अलग पहचान दी है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। आज विश्व स्तर पर जब प्रधानमंत्री जी या भारत का कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको एक सम्मान मिलता है। तो कोई इस बात को कहता है तो मुझे लगता है कि जब तक ऐसे विपक्ष हैं तब तक हम लोग लगातार चुनाव जीतेंगे और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। राजेश जी, ये बताइए कि अभी नीट का पेपर जो लीक हुआ था, 12 सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को लेकर जो चीजें चल रही थी, इसके बाद आपको लगता नहीं है कि मोदी जी की छवि जो है खराब हो रही है? देखिए, जब एक बड़ा सिस्टम काम करता है तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल जरूर होता है, और ये बड़ा सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह 100% मैं आपकी बात से सहमत हूं कि एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। और इसको लेकर जितना विरोध बाहर हमारे छात्र कर रहे हैं, हमारे युवा साथी कर रहे हैं, उतना ही विरोध सरकार अंदर से भी, सरकार के अंदर भी विरोधाभास है। इसको लेकर लगातार सरकार प्रयासरत है। जो जो इसमें दोषी है लगातार उसकी कार्रवाई करके गिरफ्तारी हो रही है। कैसे अब इसको लेकर जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको एक कड़ी से कड़ी सजा हो और आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी से लेकर तमाम एनडीए घटक दल के लोग बहुत गंभीरता से कैबिनेट में भी, और हमारे नेता भी इस बात को बार बार कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखते आए हैं। और ये विषय प्रमुख विषय है, ये बिल्कुल छात्रों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं बार बार एक ये खिलवाड़ है, मैं इस बात को कह सकता हूं। तो मैं इस बात के बिल्कुल पक्षधर हूं कि मैं भी उन छात्रों और युवाओं के साथ हूं जो दिन रात मेहनत करके अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ चंद लोग जिस पूरे सिस्टम को खराब करने के लिए, सरकार की छवि को भी खराब करने के लिए बार बार इस तरह का करते हैं, तो आगे ये पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए सरकार भी तत्पर है। अभी सोशल मीडिया पे यूट्यूब टीचर को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है, जिसमें पटना के एक टीचर, उनका नाम बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है सोशल मीडिया पे। आप इस विवाद को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको अपना काम खूबसूरती से करना चाहिए। आप किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। जब आप कहते हैं ऑनलाइन टीचर्स, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसमें हजारों लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इस टीका टिप्पणी से मुझे लगता है हर लोग को बचना चाहिए कभी भी, क्योंकि ये चौथा स्तंभ है। मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी से हम लोग को परहेज करना चाहिए। इससे दो नुकसान है। पहला नुकसान कि आप सिर्फ उस शिक्षकों के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, उनसे पढ़ के निकले हजारों ऐसे बच्चे जो आज अलग अलग जगहों पर सरकारी पद पर विराजमान हैं और जो आज तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ठेस पहुंचती है। तो मुझे लगता है कि इस मर्यादा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। हाँ, किसी व्यक्ति विशेष जिसने कोई हल्की या ऐसी कोई टीका टिप्पणी की है, कोई टीचर, कोई शिक्षक ने, तो उसका नाम लेकर व्यक्तिगत आप बोले तो मुझे लगता है कि तो फिर भी वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन सभी पूरे शिक्षक के ऊपर बोलना ये कहीं भी किसी भी रूप में उचित नहीं है। राजनेता राजेश वर्मा का पॉलिटिकल लक्ष्य क्या है, जिसे आप करना चाहते हैं या होते हुए देखना चाहते हैं? मैं आपको फिर बोलता हूं कि मेरी तो सोच विधायक बनने की थी, ईश्वर ने सांसद बना दिया। बहुत राजनीतिक महत्वाकांक्षा है नहीं, जो मिला है वो पर्याप्त है। और अब वही लोकसभा, उस लोकसभा को कैसे हम विकसित करें, कैसे खूबसूरत करें, कैसे देश भर में खगड़िया लोग जाने। बार बार हम लोकसभा में इसलिए अपने लोकसभा का नाम लेते हैं कि हर एक व्यक्ति जाने कि एक लोकसभा खगड़िया भी देश में है। कैसे हम कुछ ऐसा करें कि हमारे खगड़िया से ज्यादा युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अपनी पहचान बना पाए। उसको क्या हम लोग दे सके, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो,
चाहे वो अलग अलग सांस्कृतिक और जिसमें उनकी रुचि है उसके क्षेत्र में उनको कैसे हम लोग बेहतर कर सके, कैसे विकसित कर सके, उद्योग के क्षेत्र में कैसे खगड़िया को हम लोग विकसित कर सके, ये सब हमारी प्राथमिकताओं में एक है। खगड़िया देश के पटल पे बार बार गूंजे, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो। मूलभूत समस्या से खगड़िया को निजात मिले और मेरे खगड़िया के लोग को एक बेहतर और कुशल जीवन मिले, यही मेरा प्रयास है। चाहे उसके लिए मुझे लगातार सांसद रहना पड़े, नहीं रहना पड़े, उनकी सेवा लगातार हम लोग करते रहेंगे। बहुत बड़े राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ हम नहीं चल रहे, जो मिला है वो पर्याप्त है। राजेश जी, हमारे चैनल के बारे में हमारे दर्शकों को जरा बोल दीजिए। मैं आपके सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से मैं अपनी लोकसभा, अपने व्यक्तिगत जीवन और हजारों ऐसे, लाखों ऐसे युवा साथी जो राजनीति में अपने आने वाले देश को मजबूत करने में अपना योगदान देना चाहते हैं, हम लोग अपनी बात के माध्यम से अपने तजुर्बों को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से रख पाते हैं। और साथ ही साथ मुझे इस बात की खुशी है कि युवा आज हर क्षेत्र में बेहतर कर रहा है, उसमें आप और आपकी टीम भी, जो पूरी युवा टीम है, आप लोग भी उसमें एक योगदान दे रहे हैं। सब अपने अपने स्तर से देश को बेहतर विकसित करने में अपना योगदान दे रहा है, उसमें एक आप भी हैं। मैं पूरी टीम को, आपको सबको बहुत साधुवाद और बहुत धन्यवाद देता हूँ। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आपको हमारे पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए। अगला पॉडकास्ट आप किनके साथ चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।